शो क्या जनाब बात। हबीबुल्ला साहब। अरे भाई ये हबीबुल्ला नहीं है, ये अली खान साहब है। शो शुरुआत ही उल्टा कर दिया अमरजीत ने, हबीबुल्ला कर दिया, नॉट हबीबुल्ला, अली खान। वो हबीबुल्ला साहब इतने छाए हुए हैं ना दिमाग में बैठे हुए हैं, तो मुझे वही मेरे मुंह से निकल गया। आदाब जनाब, आदाब, स्वागत है वेलकम टू आपका। क्यों घंटी बजी। बिल्कुल बिल्कुल। असल क्या है सीइंग कि यू, जब ये आपसे पिक्चर रिलीज, सीइंग यू आफ्टर मेनी इयर्स। जी नवीन जी, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, और अमरजीत सिंह जी, आप सबसे बहुत अच्छा लग रहा है मिलके मुझे। आपके कई शोज मैंने देखे हैं, बहुत लाइव, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और चूंकि कब से अपनी बात चल रही थी, आज हम लोग भी आमने सामने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और जनाब, अच्छे अच्छों को टाइम प्यास लग देने का जाती है हमें। जब मैं सामने आता हूँ तो। तो एक जमाना ऐसा था कि जब पिक्चर हमारी रिलीज हुई थी खुदा गवाह, जी तो लोग अली खान को भूल गए थे, कैरेक्टर हबीबुल्ला याद था। और इसीलिए हर मुझे भी वही याद जगह रहा। पे, एयरपोर्ट पे, कहीं भी जाता था, कहीं भी शोज में, हबीबुल्ला। सर कुछ सुना दीजिए एक बार, वो वाला जो मोस्ट फेमस डायलॉग है, प्लीज सुना दीजिए। जी हाँ, वो डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ था मेरा, हाँ जी। जी अमित जी के साथ जो था। सारी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी, और चूंकि इस फिल्म में बहुत सेंट्रल कैरेक्टर था मेरा, मैं किरण कुमार जी का छोटा भाई बनता हूँ, हबीबुल्ला। जी तो अमित जी जब मुझे फांसी के फंदे से लेके भागते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। अरे पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मिलाओ हाथ। तो अमित जी कहते हैं, ओए खोचे, एक मौत दूसरे मौत से हाथ मिलाना चाहती है? तो मैं कहता हूँ कि मौत मौत तो बहुत पीछे रह गई। वो कहते हैं नहीं, अभी भी तेरे सामने खड़ी है। और मैं अपने भाई किरण कुमार को आवाज देता हूँ, भैया ये भी बेनजीर का आशिक लगता है, मेरा सर काट कर उसे हासिल करना चाहता है, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। हाँ जी। ये डायलॉग था साहब, और इस डायलॉग ने पूरे दुनिया में हंगामा कर रखा। वाह 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 बच्चे। वेरी गुड, ब्रिलियंट। सर एक चीज बताएं, अब क्योंकि गुफ्तगू शुरू हो गई है, और आप बात क्योंकि खुदा गवाह से शुरू हुई है, व्हाट वाज इट लाइक वर्किंग विद मिस्टर बच्चन? अमिताभ बच्चन इज द नंबर वन अनडाउटेडली। उनके साथ क्या ऑरा था आपकी, तो उनके साथ इतनी आप इतना प्यार। जी जी प्यार है, तो उनके साथ काम करने में कैसा लगा आपको, कुछ बताएं सर। बहुत मजा आया। देखिए, जिनको हमने जिनकी फिल्में देख के हम बड़े हुए, जिनके हम दीवाने थे, और मैं ही नहीं, नॉट ओनली मी, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले। तो अमित जी का मैं बहुत बड़ा फैन था, और मैं अक्सर उनके बारे में सारे जो उस जमाने में मायापुरी मैगजीन, उसमें मैं पढ़ता था उनके बारे में। तो ये दीवानगी थी। तो हुआ यूं कि जब मैं पहली दफा मुंबई 1975 में, हमारे बड़े बहनोई मरहूम रहमानी खान साहब अपने वालिद साहब को लेने मक्का मदीना से हज से वापस आ रहे थे। तो जब वो हम दोनों गया से मुंबई के लिए निकले, और जब यहाँ पे आए, और हमारे कजन थे यहाँ बॉम्बे में, संजय खान साहब के यहाँ निशात अली खान जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो जब हमने उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि भाई हम लोग एक तो आरके स्टूडियो घूमना चाहते हैं, और दूसरे मिस्टर बच्चन को मिलना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन जी को। तो उन्होंने पता किया, तो ये बात पता ये चला कि आरके स्टूडियो भी है में अमिताभ बच्चन जी शूटिंग कर रहे हैं, और दूसरे कलाकार जिनको मैं दिल से चाहता था, रंजीत बेदी, दैट टाइम ही वाज ऑन द टॉप, बड़े विलन थे वो। हाँ, सुपरस्टार विलन थे वो, और एक दिन में 4 से 5 शिफ्टें करते थे। तो हम दोनों वहाँ आरके स्टूडियो गए, बच्चन साहब का ब्रेक हुआ, कस्मे वादे की शूटिंग कर रहे थे वो। तो बड़ी मुश्किल से हमारी एंट्री शूटिंग देखने को मिली, और फिर मैं ये सोच रहा था कि साहब ये एक एक सीन, एक एक डायलॉग जो है ये बोलते हैं, और कट इट, और हम तो स्टेज पे पूरा पूरा पेज बोलते हैं। तो फिल्मों में काम करना बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रहा था। तो एनीवे, तो जब वो ब्रेक हुआ, वो लंच के लिए बाहर आए, तो मैं उनसे मिला कि सर मैं बिहार से हूँ, गया से हूँ। उन्होंने कहा कि बोध गया? उनका जी। मैंने फिर उनका ऑटोग्राफ लिया। उस जमाने में फोटो लेना बड़ा मुश्किल था, मैंने बहुत कोशिश किया फोटोग्राफर को। मैंने कहा दादा, वो कोलकाता से थे, मैंने कहा दादा एक तस्वीर मेरी खींच दो बच्चन साहब के साथ। बोला अरे बाबा, मैं तुम्हारी फोटो तो खींच देगा, तुमको भेजेगा कैसे?
खैर ये हो गई। फिर वो जाते रहे, मैं उनको देखता रहा। दूसरे सेट पे गया तो वहाँ रंजीत साहब शॉट दे रहे थे, उनको गौर से देखता रहा मैं। जब उनका ब्रेक हुआ तो उनसे मैंने ऑटोग्राफ लिया और मैंने कहा डेट इस पे डाल दीजिए। अरे खुद डाल लेना यार, इतना वक्त कहाँ। अच्छा। इतना बिजी थे कि डेट डालने की फुर्सत नहीं थी। इनफैक्ट कि वो 4 से 5 शिफ्टें करते थे, लाइक शशि कपूर साहब जैसे एक दिन में 4 से 5 शिफ्टें करते थे। उनका टाइटल पड़ गया था बिजी कपूर, शशि कपूर जी का। बताया। उसके बाद फिर मैं अपने बिहार लौटा, लेकिन जब मैं ट्रेन में जा रहा था तो उन्हीं के बारे में सोच रहा था कि काश ये मौका दोबारा मुझे मिले और मैं इंडस्ट्री में आऊं और फिर मैं काम शुरू करूं और बच्चन साहब के साथ काम करूं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो मेरा शौक है, ये सारा पलता रहा। और बहुत ज़माने के बाद जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, बीएससी एंड एलएलबी में फाइनल ईयर उस जमाने में कर रहा था, वो सब कंप्लीट करके जब मैं मुंबई आया फिल्मों के लिए, तो मेरे पास एक चिट्ठी थी शत्रुघ्न सिन्हा जी के मामा की, और उन्होंने मुझे चिट्ठी दी थी कि शत्रु, कालका में अली को कहीं भी एडजस्ट करो। तो चूंकि मामा जान ने पहली दफा किसी के लिए सिफारिश की थी, तो उन्होंने मेरी मान सम्मान रखा उन्होंने, और कहा कि अली मैं किसी एक्टर को रिप्लेस करके तुमको एक मौका दे रहा हूँ। तो ये फिल्म बनी थी, एक आर्ट फिल्म थी, उसका टाइटल था कालका, और इसकी सारी शूटिंग धनबाद, झारखंड में धनबाद में हुई थी। और हमारे साथ जो को एक्टर थे सुधीर पांडे जी, बहुत थिएटर के बड़े माने हुए कलाकार हैं, फिल्मों में बहुत काम किया। तो हम दोनों का पहला शॉट फिल्म का कि वो हम खदान में माइंस के अंदर नीचे जा रहे हैं, और जाने की जो लिफ्ट होती है उसको वहाँ पे बोलते हैं आईएस, डोली बोलते हैं। तो मैं सुधीर जी से पूछता हूँ कि ई क्या चीज है, तो कहते हैं कि डोली। तो मैं कहता हूँ जॉनी कहीं टूट जाए तो क्या हुई। इस तरह का डायलॉग था और बहुत मजा आया। मुहूर्त शॉट बड़ा अच्छा रहा, शत्रु साहब को बहुत पसंद आया। यहाँ से कालका से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर मैंने अल्लाह रखा, तूफान, और फिर मुझे एक फिल्म मिली थी सोमाली दरवेश, जिसकी ईस्ट अफ्रीका, सोमालिया में 4 महीना वहाँ से शूटिंग हुई। फिर मुझे एक टेलीविजन पे बड़ा अच्छा काम मिला, महाभारत के बाद उस जमाने में बी.आर. चोपड़ा साहब और रवि चोपड़ा जी फिल्म बना रहे थे महाभारत। तो उस जमाने महाभारत में कास्ट होना बहुत टफ था। बड़े बड़े उसमें मुकेश खन्ना जी, बड़े बड़े कलाकार उसमें शामिल थे, और मुझे यश के रोल के लिए जो 100 सवाल युधिष्ठिर से करता है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत चैलेंजिंग रोल था वो मैंने प्ले किया। टीपू सुल्तान में मुझे कास्ट किया गया। संजय खान साहब उसके प्रोड्यूसर थे और अकबर खान साहब उसके डायरेक्टर थे, और सारी शूटिंग हमने जयपुर के सामोद में की थी। हैदर साहब का रोल था। तो फिर यहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई, और फाइनली मुझे ब्रेक मिला खुदा गवाह में, जिसकी शूटिंग हमने अफगानिस्तान में की। जयपुर से मुझे याद आया, हमारे अमरजीत अलवर से हैं, राजस्थान में। जी, क्या बात। अमरजीत सिंह जयपुर से? अलवर से। ओके, वेरी नाइस। तो एक मिनट रवि जी। हाँ, श्योर, क्योंकि हमने शुरू कर दिया बीच में से, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं कुछ बचपन की आपसे बातें पूछना चाहता हूँ कि ये जो शौक था एक्टिंग का, ये आपको बचपन से रहा या बीच में शुरू हुआ? जैसे कि अभी जब आप उनको बॉम्बे लेने गए थे अपने रिलेटिव्स को जो हज करके आए थे, तो मतलब कहाँ से शुरू हुआ ये शौक, या कैसे शुरू हुआ? नहीं, शौक तो बचपन से ही था। देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं एक खेती गृहस्थी वाला इंसान था, लेकिन शौक चूंकि मैं वहाँ पे गांव में, जो मेरा गांव है मैगरा चोना, तो मैगरा में एक छोटी सी मंदिर है जहाँ पे मैं रोल प्ले करता था। कभी कभी डिफरेंट टाइप के रोल्स वहाँ पे मैं थिएटर पे करता था गांव के हिसाब से, और लोगों को बहुत पसंद आता था। तो ये शौक तो बचपन से ही था, मायापुरी पढ़ना, और उस जमाने से ही मैं अपने आप को आईने में देख के कि मैं फिल्मों में काम करूंगा, मैं ये लगता हूँ, मैं वो लगता हूँ। और मैं उस जमाने में एक्सरसाइज वगैरह, खाने पीने का बड़ा शौक था, और हेयर स्टाइल हमारे शुरू से ही अच्छे रहे।
और मैं अपने जो फिजिक्स और मेरी जो सेहत के बारे में बड़ा ख्याल रखता था कि मैं अच्छा दिखूं। और लोगों में ऐसा, उस जमाने में भी कॉलेज में भी अगर मैं गुजरता था तो लोग समझते थे कोई ना कोई है, कोई आर्टिस्ट है क्या, कुछ लोग देखते रहते थे। और जब सरगम पिक्चर गया में रिलीज हुई थी, पर्सनालिटी वाइज तो आज भी आपका जवाब नहीं है। आपकी लंबाई चौड़ाई और दमदार जो आवाज है। जी शुक्रिया। तो अपना अली भाई ये बताएं कि बोध गया से कौन सी जगह से आप निकले थे, सफर कहां से शुरू हुआ था? मैं गया प्रॉपर गया स्टेशन, जो हम लोग का होम टाउन है और जहाँ पे हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। और जब पिक्चर एक रिलीज हुई थी हमारी गया में, सरगम, उसके विलेन थे शक्ति कपूर जी, ऋषि कपूर जी उसके मेन लीड में थे। और वो फिल्म जो है सरगम बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। तो बहुत से लोगों का कहना था कि अरे वो जो विलेन है शक्ति कपूर, उससे आपकी बड़ी शक्ल मिलती है। लोगों ने मुझे इतना बौखला दिया था कि आपको भी जाना चाहिए, वहां पे जाके कोशिश करनी चाहिए। तो फिर मैं जब वहां से निकला, अब मैं बम्बई के लिए, और तो मेरे मंजरे भाई साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, शाहनवाज खान मरहूम, उससे मैं 5,000 रुपये लेके निकला था। मेरी मदर ने कुछ पैसे दिए थे, चूंकि डैडी जो है हमारे उस जमाने में उनका बिजनेस होता था, तो पटना के आगे एक जगह मुजफ्फरपुर, वो वहाँ थे। और मेरी बड़ी सिस्टर जो शेरघाटी रहती है, उनसे कुछ पैसे लिए। और चूंकि मेरे बड़े भाई साहब जो हाजी मोहम्मद सादिक खान साहब, जो भी नहीं इस दुनिया में, उनका जिम्मा था पढ़ाई लिखाई का। और पैसों की जब जरूरत होती थी तो ये दोनों भाइयों से, बड़ी बहन से मैं काम चलाता था। मैं बम्बई आ गया और यहाँ आके मैंने अपना संघर्ष जो है, स्ट्रगल शुरू किया। और ऊपर वाले का करम है कि मुझे काम मिलता ही गया और एक पहचान बनती गई, और मैं फिर आगे ही बढ़ता गया, पीछे नहीं दिखा। शेरघाटी से मुझे ये याद आया कि ये ना हो कि मैं प्रश्न ही भूल जाऊं अपना, क्योंकि सब मेरे दिमाग में है, लिखा तो मैंने कुछ नहीं है। तो अपना शेरघाटी से आपकी लालू यादव जी से बड़ी अच्छी दोस्ती है, और एक समय में सुनने में आया था, और शायद पेपरों में, पता नहीं, याद नहीं है मुझे कि छपा था कि नहीं छपा था, कि आपको एमएलए की टिकट मिलनी थी शेरघाटी से। उसके बारे में बताएं। जी हाँ, लालू जी ने एक्चुअली जब वो मुंबई आए थे अपने हार्ट सर्जरी के लिए जी, तो उन्होंने हम सब मिलने गए थे, रजा मुराद जी, संजय खान साहब, कुणाल सिंह जी, मेरा बेटा फैयाज, और उनकी पूरी फैमिली थी। तेज प्रताप यादव जी थी, उनकी बेटी निशा भारती जी, उन सब के सामने लालू जी ने सडनली मुझसे, संजय खान साहब और रजा भाई को ये कहा कि इस बार मैं शेरघाटी से मैं चाहता हूं कि अली को मैं एमएलए का टिकट देके चुनाव लड़वाऊं। तो ये उनका कमिटमेंट था। उन्होंने फिर मुझे बुलाया और हम एंटायर फैमिली के साथ शेरघाटी जाके कैंप किया, और हमने वहां पे जाके पूरी कोशिश की, जो जितने भी वहाँ के लोग थे, लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी थी। और आप यकीन जानिए कि जब लोगों यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में पता चला, हमारे रजा भाई चूँकि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई जैसे हैं, तो जब रजा भाई को ये पता चला कि मेरी टिकट लालू जी कंफर्म कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से बड़े बड़े कलाकार लाइक गोविंदा जी, जॉनी लीवर जी, रजा मुराद जी, किरण कुमार जी, ऐसे बहुत सारे कलाकारों ने, तकरीबन 20 से 25 कलाकारों ने मुझे गुड विशेस दिया था। शहबाज खान, मुश्ताक खान, ऐसे लोगों ने कि ऑल द बेस्ट अली भाई, आपको टिकट मिल रही है, और लालू जी, और आप तो जीतेंगे, आप बहुत मेहनती हैं, और आपका इंडस्ट्री में बड़ा एक डिवोशन है, लोग आपको पसंद करते हैं, हमेशा लोगों के अच्छे बुरे वक्त में आप शामिल रहते हैं। नहीं तो अल्टीमेटली क्या हुआ ये कि कुछ पार्टी की बंदिश थी, कुछ जैसे फैमिली में होता है कि जैसे फैमिली का हेड आपको चाह रहा है, फैमिली में और भी बहुत सारी चीजें होती है जो लोगों की मजबूरी होती है, और दूसरे लोग भी होते हैं पार्टी के लोग, तो उनपे भी, अब चूंकि हम लोग तो इतने हाईलाइटेड लोग हैं कि हम लोग किसी भी पार्टी से कहीं से भी टिकट हासिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनको बड़े संघर्ष के बाद टिकट मिलती है। तो मुझे अफसोस नहीं है, अगर मेरे किस्मत में होगा तो दोबारा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत खूब। लेकिन टिकट मिली नहीं,
लेकिन मैं वहाँ पे रहा कैंप करके, और पब्लिक को वहाँ बहुत निराशा हुई, मुझे टिकट नहीं मिलेगा। और फिर ये हुआ कि लोगों ने बहुत नाराज हुए, और लोगों ने कहा हमसे कि आपको इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए। लेकिन मैं लालू जी के खिलाफ नहीं गया, क्योंकि वो मेरे एक गुरु जैसे पॉलिटिकल गुरु, उस फैमिली से मेरा बड़ा प्यार है और आज भी है। और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये काम जरूर होगा। चलिए, बहुत खूब। बेस्ट विशेस अभी से हम दोनों भाइयों की तरफ से भी, हमारे चैनल की तरफ से। खान साहब, गया से मेरे उस्ताद साहब भी गया से हैं, जिनसे मैंने तबला सीखा, तबले की शिक्षा ली, वो भी गया से हैं। बिहार से उन्होंने फिर बनारस में सीखा और फिर वो अलवर आए जहां पर मैंने शिक्षा ली। आपसे पूछना चाह रहा था कि आप इतने सफल कलाकार हैं आज तक, आपकी फैमिली में से कोई आगे इस चीज को लेके आगे जा रहा है? मतलब आपके घर में कोई और भी कलाकार है जो इस कोई एक्टर बनना चाह रहा है या बनेगा? नहीं, देखिए, मैंने अपने बेटे फैयाज अली खान को एक्टिंग का कोर्स करवाया था किशोर नवीद कपूर जी के यहाँ से। तो उस जमाने में वो भी कर रहे थे अपने रणवीर सिंह। तो रणवीर और मेरा बेटा फैयाज, ये दोनों क्लासमेट थे। अच्छा। और फैयाज को मैंने एक्टिंग का कोर्स करवाया, और हबीबा जी के यहाँ गजेंद्र चौहान की जो मिसेज हैं, तो हबीबा जी ने उसको डांस सिखाया और एक्शन इसने सीखा। और चूंकि इंडस्ट्री में उसके पापा का यानी मेरा एक नाम है, एक डिवोशन है, एक लगाव है, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन फैयाज ने एक्टिंग का कोर्स तो सीखा, लेकिन उसके दिमाग में ये रहा कि मैं, चूंकि बारीकी, वो डायरेक्शन की बहुत उसको नॉलेज है, वो चाहता है कि मैं फिल्म प्रोड्यूस करूं, फिल्म डायरेक्ट करूं, और एक्टिंग वो करता रहता, शो रील वगैरह। और इनके मुकेश खन्ना जी की सीरियल जो थी, उसमें वो जो बच्चों पे एक सीरियल उनकी थी, शक्तिमान, उसमें उसने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी, चाइल्ड कैरेक्टर भी उसने किया था। और माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। उसका आप इंस्टाग्राम वगैरह पे आप शो रील देखेंगे, उसके गाने का, उसकी परफॉर्मेंस, तो आज नहीं तो कल तो उसको तो आना ही है, क्योंकि विरासत को तो संभालना ही है। क्योंकि बड़े मुश्किल से मुंबई शहर में आके मैंने एक मुकाम बनाया, एक जगह बनाई। और मैंने क्या किया कि जब मैं फैयाज बहुत छोटा था, तो मिस्टर बच्चन यानी अमिताभ बच्चन जी ने उसको गोद में लिया था। और उस टाइम मैंने उनसे कमिटमेंट लिया था कि अमित जी, जब मेरा बेटा बड़ा होगा फैयाज, तो आपको इसकी शादी में आना होगा। और उन्होंने मैं उसी पे आ रहा था कि काफी मीडिया कवरेज मिली थी कि आपकी बेटी आशना अली खान और आपके दामाद सुफियान, और दोनों की शादी हुई, और आपके बेटे की भी, फैयाज अली खान, सबकी शादी में आए वो। जी हाँ, वो आए। और देखिए, इतना पुराना कमिटमेंट। और जब मैं कार्ड की शुरुआत हुई, तो पहला कार्ड मैं लेके उनके पास गया। उस जमाने में वो कर रहे थे केबीसी का, वो कौन बनेगा करोड़पति। और उनके स्टाफ ने जाके मैसेज दिया कि सर, अली खान जी आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। तो ब्रेक में वो बाहर आया और बड़े गर्म जोशी से मिले, बेटे को मिले, और बहुत इसको गले वले लगाया और कहा कि ठीक है, मुझे कितने बजे आना चाहिए। तो मैंने कहा, अमित जी, आप चूंकि पूरा यूपी और बिहार होगा, और शादी में महाराष्ट्र के भी लोग होंगे, माशाल्लाह बड़ा न्योता, मैंने बहुत लोगों को इनवाइट किया। कितने लोग? बहुत सारे लोग होंगे। तो वो आए, जो वक्त हमने दिया था 10 o'clock का, 10 बजे का। और इंडस्ट्री की बहुत सारे कलाकार आए, मीडिया के बहुत लोग आए। और नेक्स्ट डे यानी एक हेड न्यूज बना हुआ था वो, कि अली खान के बेटे की शादी में मिस्टर बच्चन गए, और उन्होंने उस शादी का मान सम्मान बढ़ाया। और फिर बेटी में भी आए, आशना अली खान में भी आए, और उसमें भी वो आकर के बहुत खुश हुए और बहुत देर तक रुके। कितने लोग आए थे सर? ये शादी काफी है कि जिनको मैंने जिनका एक जमाने में ऑटोग्राफ लेने के लिए रुका हुआ था, जिनके एक फोटो के लिए मैं खड़ा हुआ था, उनके साथ 4-5 फिल्में की, और वो मेरे दोनों बच्चों की शादी में आए। और मैं भी हमेशा उनके बर्थडे वगैरह में जाता आता रहता हूँ, मैं उनके टच में रहता हूँ। और जब मुझे कोरोना हुआ था, तो वो मेरे कांटेक्ट में थे, मेरी बेटी आशना और फैयाज के भी कांटेक्ट में थे। अच्छा, एक इसमें बहुत सैड किस्सा था, जो बहुत दुख भरी दास्तान थी, कि जब आपको कोरोना हुआ था, तो आपकी जो धर्मपत्नी है, उनका देहांत हो गया था, और आप उनकी मिट्टी में भी शरीक नहीं हो पाए थे। वो क्या मामला था? जी हाँ, बात तो सही है कि
चूंकि वो ऐसा माहौल था कि सेकंड फेज में हम लोग पटना से मुंबई आए फ्लाइट से, और उस दौरान पहले मेरे बेटे और मेरी बहू को कोरोना हुआ। ये लोग 15 दिन में ठीक हुए। 15 दिन के बाद चूंकि 26 मई को मेरा बर्थडे होता है, तो हमने नहीं मनाया चूंकि दोनों बच्चे बीमार थे। और 2 तारीख को मैंने वाइफ को एडमिट किया और 4 तारीख से मैं कोलैप्स हो गया। चूंकि सिटी स्कैन जो है उनका 26 था, मेरा 24 था। उनको हॉस्पिटल में ले आके हमने एडमिट तो किया, 2 दिन वहाँ पे रहे। उसके बाद सब देख रेख फैयाज कर रहे थे, और मेरा यहाँ पे देख रेख मेरा दामाद सुफियान, बेटी आशना और बहू थी। और हम 15 दिन यहाँ बेड पे, हमको कुछ पता नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह सब लगा हुआ था, और डॉक्टर ने बिल्कुल मना ही कर दिया था कि बचने के चांसेस नहीं है। और उनको चूंकि 15 तारीख को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट करना था, और मुझे 15 तारीख को डेडलाइन बताई गई थी कि इनके साथ कुछ भी हो सकता, 14-15 में कुछ भी हो जाएगा। और सारे इंडस्ट्री के लोग वरिड थे, जितने भी, रजा भाई से लेके जॉनी लीवर, किरण कुमार जी, बच्चन साहब बेटी के कांटेक्ट में थे आशना की। और हुआ ये कि मुझे कुछ खबर नहीं है, 15 को उनकी डेथ होती है। और बेटे फैयाज ने सारा, चूंकि उस जमाने में कंडीशन थी कि 15 से 20 लोग शामिल हो सकते हैं आखिरी रस्म में, यानी लास्ट जर्नी जो है। तो मिट्टी मंजिल से लेकर के सब बेटे ने ही किया, और मुझे कुछ खबर नहीं है। जब मेरा ऑक्सीजन हटा तो इन लोगों ने मुझे 30 तारीख को 15 दिन के बाद बताया कि सब लोग इकट्ठे हुए, 30-40 लोग, और फिर इन्होंने मुझे बताया कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं क्या बताऊं कि मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। और मुझे अफसोस इस बात का कि मैं अपनी वाइफ का यानी आखिरी दीदार नहीं कर सका, उनको मिट्टी नहीं दे सका। जबकि इस मामले में रजा मुराद जी और मैं, इंडस्ट्री में हम लोग मिसाल दी जाती है कि हम लोग हमेशा लोगों के ऐसे मामले में, मैं उसी पे आ रहा था। मेरी कुछ लोगों से बात हुई इंडस्ट्री में, तो इसके दो पक्ष है, आप बुरा मत मानिएगा। एक पक्ष ये कहता है कि आप हर जगह पहुंच जाते, हर कई शमशान हो, कब्रिस्तान हो, कोई भी पूरा होता है तो आप पहुंच जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। आप, एक पक्ष ये कहता है कि आप वहां खड़े होकर पब्लिसिटी करते हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है ये बताएं हमें। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि हम कलाकार हैं, करेक्ट, और जब मीडिया के लोग आते हैं, जनरल पब्लिक आती है, तो पब्लिक को आपका रिश्तेदार की डेथ हुई है उससे लेना देना नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मैं आज अपने कलाकार को लाइव देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि हमारी तस्वीर हो जाए कलाकारों के साथ। मीडिया क्या चाहता है कि मैं इसको कवर करूं, कितने लोग आए थे। तो देखिए, अब ये तो हम जिस फील्ड में है, ये तो प्रचार का ही फील्ड है। करेक्ट, इसमें तो पब्लिसिटी अच्छे और बुरे दोनों चीज में होती है। करेक्ट, हमारे घर में अगर मौत भी होती है तो पब्लिक हंसती है कि नहीं, वो देखो, वो तो बहुत गलत बात है। दैट्स वेरी सैड। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको क्या है, उनको सिर्फ एक्टरों को देखना। हाँ, नहीं, एक्टर कितनी तकलीफ में, वो नहीं समझते। करेक्ट, राज कपूर साहब कहते थे ना कि शो मस्ट गो ऑन, शो जो है चलते रहना चाहिए। मुझे एक बहुत पुराना किस्सा याद है जी, कि देवानंद जी की सिस्टर की डेथ हो गई थी, और उन्होंने कहीं एक फिल्म में कमिटमेंट किया था क्लैप देने के लिए, मुहूर्त क्लैप। तो वो जो है उस सेट पे पहुंचते हैं, और वो अपसेट थे, और डायरेक्टर को घड़ी घड़ी उनका स्टाफ कह रहा था कि सर जल्दी क्लैप ले लीजिए, सर को जाना। तो मिसाल के तौर पे मुहूर्त का टाइम 10 o'clock था, 11 बजे मुहूर्त शॉट होता है, और लोगों ने, पब्लिक ने, मीडिया के लोगों ने, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने पूछा कि सर आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरा टाइम यहाँ का 10 बजे का था, 11 बजे मुझे जाके मेरी बहन को अग्नि देनी है, उसकी डेथ हो गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है कितना कमिटेड होता है, कितना कमिटमेंट का पक्का होता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी करके ही कहीं जाता है। बहुत खूब। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पब्लिसिटी, देखिए हमारी लाइन तो पब्लिसिटी की है ही, अगर हम न भी जाएं तो शिकायत होगी कि अली खान, रजा मुराद और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग नहीं आए। तो ये एक भाईचारा, हम बच्चन साहब के भी डैडी की डेथ में रहे, मम्मी की डेथ में भी रहे,
और इंडस्ट्री में कभी भी, चूंकि मैं सिंटा से जुड़ा रहा कई टाइम, तो हम लोगों की ये ड्यूटी है, इंसानियत भी है कि हम एक दूसरे के, चाहे वो शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, जाना ही चाहिए। बहुत खूब। अली भाई ये बताएं, सिंटा का क्या रोल रहा टोटल कोरोना में? हमने अपने एक और आर्टिस्ट से आज से कुछ दिन पहले पूछा था, सिंटा का क्या रोल रहा फॉर जूनियर आर्टिस्ट या सारे आर्टिस्ट को मिला के ड्यूरिंग कोरोना और अदरवाइज? हम लोग सिंटा में, चूंकि हम लोग 2 टर्म कमेटी में रहे, केयर कमेटी में हम थे, तो उसमें ऐसा था कि काफी लोगों को, सीनियर्स और बहुत सारे कलाकारों के, किसी कोई हार्ट की सर्जरी या कोई बड़ी बीमारी हो, तो उसके लिए जो फंड हमसे हो सकता था, हम लोग मिलजुल करके, रजा भाई, जॉनी लीवर जी, जितने भी थे हमारे, उस जमाने में प्रेसिडेंट हुआ करते अमरीश पुरी जी, तो जब उनके तक खबर होती थी कि आर्टिस्ट बहुत मंदी हालात से गुजर रहा, काम नहीं है, तो एक बड़ा फंड दिया जाता था सिंटा के जरिए। सिंटा ने बहुत हेल्प की कोरोना में भी, चाहे वो जूनियर कलाकार हो या सीनियर हो, और बहुत सारे लोग घर में जब बैठ गए तो बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों की हालत खराब थी, खाने पीने की मांदे हो गए थे। तो सिंटा भी सोशल एक्टिविटीज, बाकी भी लोग जो एनजीओज हैं, उन सब ने मिलके लोगों की मदद की। और मुंबई में एक बड़ी अच्छी आदत है कि लोग भूखे सो के जरूर उठते हैं, लेकिन भूखे रात को सोते नहीं है। यहाँ गुरुद्वारा 4 बंगले में लंगर है, 7 बंगले में गुरुद्वारा का लंगर है। आप यकीन जानिए, हजारों हजार लोग लाइन लगा के, बड़े बड़े कलाकारों को मैंने देखा कि लोग लाइन में लगे हुए हैं और सबको रोटी दाल सब्जी बहुत खूब लोग दे रहे हैं। और मैं, चूंकि अमरजीत जी सामने है, मैं तो गोल्डन टेम्पल भी गया हूँ। जब मैं वहाँ शूटिंग कर रहा था अमृतसर में, एक पंजाबी फिल्म की आजादी, तो मैं गोल्डन टेम्पल गया तो घूमने, तो जब मैं लाइन में लगा हुआ था अंदर दर्शन के लिए, तो लोगों ने, मैं अपना ढके हुआ था, रुमाल बांधे हुआ था और ऐसे गमछा व्हाइट कलर का, तो लोगों ने मुझे देख के पहचान लिया, अब बाजी तुसी एक्टर हो? हाँ जी, मैं अली खान। अरे आओ आओ। तो वो मुझे वीवीआईपी ट्रीटमेंट से अंदर ले गए और मेरे वहां पे जाकर के, जो आपके सब गुरु बैठे थे, उनसे मुलाकात की और दर्शन करा। और वो मैंने बड़ी गौर से मैंने गोल्डन टेम्पल को देखा और मैं कहा कि यार आज मैं कलाकार हूँ, वरना मुझे यहाँ तक आने में कम से कम 2 घंटे लगते। तो ये, मैं इनकी जो ब्रदरी है, ये जो सिख फैमिली या सरदार फैमिली जो है, मैं इनको वाकई सलाम करना चाहूंगा कि ये लोग हर स्टेट में जहां भी मैं देखता हूँ, मेरी अंदर से रूह खुश होती है। अभी मैं परसों, मैं मेरा बेटा, हम दोनों जुमे की नमाज अदा करके आ रहा था यारी रोड, चूंकि यारी रोड में नमाज पढ़ता हूँ, वहाँ कब्रिस्तान है, वाइफ की मज़ार पे जाता हूँ, उसके बाजू में ही गुरुद्वारा है छोटा सा, वहाँ पे लंगर पड़ता है। यहाँ से वहाँ तक लोग, गरीब, अच्छे स्ट्रगलर, जो फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग खड़े हुए हैं। ये बहुत पुण्य का काम है और यही वजह है। हाजी अली चले जाइए, माहिम दरगाह जाइए, महालक्ष्मी मंदिर जाइए, तो मुंबई शहर में अगर कुछ गलत काम होते हैं तो इतने अच्छे काम होते हैं कि समुंदर के किनारे हम सब, बीच में हम लोग, ये मुंबई नगरी जो है, और यहाँ देखिए इतने अच्छे अच्छे काम होते हैं। यार मुंबई नगरी, मुंबई पे इतनी सलामती है, इतनी दुआएं हैं कि यहाँ लोग सेफ। अली भाई, इसी से मैं आपको बोलता रहा हूँ, तभी मैं अमरजीत के साथ रहता हूँ। ये मेरा बॉस है, ये मुझे 2 टाइम की रोटी देता है, ये मुझे सवेरे पैसे देता है, तब मैं घर से निकलता हूँ बाहर। अमरजीत बॉस है मेरा। नहीं देखिए, इनके जो लोग हैं, इनकी जो बरादरी, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग, और जो बहुत अच्छा, एक इंटरव्यू में देख रहा था कि इनके एक गुरु हैं, वो ये कह रहे हैं, एक मुसलमान बच्चे को देखा उन्होंने, क्या नाम है तुम्हारा, तो कोई मुस्लिम नाम था, तो बोले कि तुम बोल रहे हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, नमाज पढ़ते हो? तो बोला कि कभी कभी पढ़ लेते हो। तुम मुसलमान हो तो तुम टोपी क्यों नहीं पहनते, नमाज क्यों नहीं पहनते? एक अच्छा मैसेज है कि आप भाई जिस मजहब में है, आप उस मजहब की केयर कीजिए। आप अगर अभी जैसे हम देखिए उम्रा करके आए, मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को
कि एज एन एक्टर अल्लाह ने एक पोजीशन दी थी, लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं मक्का मदीना जाऊं और काबे को देखूं। जिस काबे की तरफ मैं नमाज पढ़ता हूं उस काबे को अपनी आंखों से देखूं। मैं और वाइफ 2019 में मक्का मदीना गए, मैंने उम्रा किया, और जहां हमारे हुजूर साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मज़ार है, जहां हमारे आखिरी पैगंबर लेटे हुए हैं, उनकी मदीने में भी किया, उनकी भी हाजिरी वहाँ भी हुई, उम्रा किया मैंने। तो भाई हमारे जैसे इस्लाम में है कि आपको ऊपर वाले ने, मालिक ने दिया, नवाजा, तो कम से कम जिंदगी में एक बार हज करो, उम्रा करो। तो ये होना चाहिए, और हर मजहब को अपने मजहब की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। करेक्ट, वेरी वेल सेड। अली साहब, अभी हम सिंटा की बात कर रहे थे, तो जो सिंटा की जो फंडिंग है, जो ग्रांट्स, वो उसको कहाँ से मिलती है? वो गवर्नमेंट देती है या आप आर्टिस्ट जो हैं वो चलाते हैं उसको अपनी तरफ से कुछ हिस्सा देके उसको? नहीं, हमारे सीने आर्टिस्ट यानी सिंटा जो है ये प्राइवेट एसोसिएशन है। इसमें हर कलाकार एक फीस देके मेंबर बनता है। उसके बाद जब बहुत बड़ी मुसीबतें जब आई मुंबई में, या जब गुजरात में जो ये हुआ था, जब बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, तो उस जमाने में सारे बड़े कलाकार, दिलीप साहब से लेकर के अमिताभ बच्चन जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितने बड़े कलाकार हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सनी देओल, ये जितने भी, अक्षय कुमार, तो ये जितने भी, अजय देवगन, ये सारे लोगों ने एक बड़ा जुलूस निकाला था। बहुत बड़ा जो कलेक्शन हुआ था वो हमने सब इंडस्ट्री वालों ने वहाँ डोनेट किया था। और जब भी फिल्म इंडस्ट्री पे या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पे या मुंबई शहर पे कोई ऐसी मुसीबत आती है, तो ये इंडस्ट्री, ये बड़े कलाकार शोज करते हैं। जॉनी लीवर जी, अमरीश पुरी जी, उस जमाने में ये सारे लोगों ने बड़े बड़े शोज किए थे, और जो उससे कलेक्शन होता वो कलाकारों को वो डोनेट करते हैं। अच्छा अली भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मेरी रिसर्च में मेरे को ये पता चला किसी के थ्रू, कि आप एक टाइम पे थक गए थे, आप बॉम्बे छोड़ के जा रहे थे। फिर वो एक कवि या शायर, मुझे तो नाम नहीं मालूम, मेरे को जो उड़ती खबर मेरे को थोड़ी सी लगी कि उन्होंने कुछ रोका था आपको या कुछ सुनाया था, उस किस्से के बारे में जरूर बताएं, जब आप बिल्कुल थक गए थे कि अब मैं इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहता, मैं जा रहा हूँ। देखिए, एक्चुअली उस जमाने में क्या था, स्ट्रगल बहुत था, और इतनी अच्छी सब कुछ पर्सनालिटी, माँ बाप को छोड़ के, घर परिवार, जिम्मेदारी, फैमिली थी, स्ट्रगल कर करके थक गया था। तो मैं, एक दोस्त थे हमारे, शायर थे, तो मैंने कहा भाई साहब, रेलवे की टिकट मेरे जेब में थी, मैंने कहा कि अब मैं जो ईद पे जा रहा हूँ तो मैं अब दोबारा लौटूंगा नहीं, क्योंकि थक गया हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा बस। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी शेर कही थी मेरे लिए जी, इरशाद। शेर शायरी की बादशाहियत थी उनको, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा तजुर्बा था। तो उन्होंने कहा था कि उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम, मुझे कहा कि अली खान, उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम, कि तमाम परेशानियां खुद परेशान हो जाए। कमाल है, टू गुड। और इस लाइन में इतनी ताकत थी, इतना दम है, कि मैं उनको देखता रहा, सोचता रहा, और मैंने टिकट फाड़ी। और आप यकीन जानिए कि थोड़े देर के बाद ईस्ट अफ्रीका, सोमालिया के लोग, वहाँ की एक जेनेट को प्रोड्यूसर थी, और एक डेलीगेशन था ईस्ट अफ्रीका सोमालिया का, और वो मेरे पास आते हैं, और दिल्ली से सिंह साहब थे, वो भी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे, और वो लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू आर एक्टर। यस। सो यू हैव पासपोर्ट? यस। क्योंकि पासपोर्ट तो मैं बिहार, पटना से ही बनवा के आया था, अगर इस लाइन में कुछ नहीं हुआ तो इंडिया के बाहर कहीं चला जाऊंगा। बहुत खूब। तो फिर वो बात बन गई, और मैं फिर सोमाली दरवेश के लिए चला गया ईस्ट अफ्रीका, सोमालिया, और मैं वहाँ पे 4 महीना रहा। फिल्म का नाम था सोमाली दरवेश, उसमें इटालियन एम्बेसडर का रोल मैंने प्ले किया था। क्या बात। खान साहब, अभी आपने जिक्र किया जनाब देवानंद साहब का कि उनको वो क्लैप के लिए जाना था और उनकी बहन का स्वर्गवास हो गया और बेचारे वहां थे। तो मैं वही सोच रहा था आपकी बात सुन के कि एक आर्टिस्ट की जो जिंदगी है,
चाहे वो शायर है, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो म्यूजिशियन है, इनकी जिंदगी बड़ी एक तरह से आम आदमी से अलग होती है, क्योंकि सोचने का तरीका अलग होता है, बारीक होती है, जहनियत उनकी बहुत बारीक हो जाती है। अ, आप एक्टिंग करते हैं, आपको पूरा अपना सारा कुछ साइड में रख के आपको उस एक्टिंग में उस रोल के अंदर घुसना पड़ता है, तभी आप उस रोल को कर पाते हैं। एक ज़हन बनाना मैं पड़ता है। हाँ जी, मैं अगर तबला बजा रहा हूँ, तो मैं अगर किसी गज़ल के साथ बजा रहा हूँ या किसी ख़याल या जो क्लासिकल कोई गा रहा है, तो उसके साथ बजा रहा हूँ, तो मुझे उसमें घुसना पड़ेगा। वो मुझे मैं पूरा अंदर उतारूँगा, तो ही मैं उसके साथ जस्टिफ़ाई कर पाऊँगा बजाने में। तो ऐसा ही आपने मेरे दिल के तार छेड़ दिए। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो कि मेरे साथ गुज़री थी। 2002 की बात है। उस दिन गुड फ्राइडे था, यहाँ छुट्टी थी, यहीं की बात है वो। और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके दोस्तों ने, मतलब स्टूडेंट थे, उन्होंने एक महफ़िल का आयोजन किया हुआ था। और उन्होंने कहा कि आप गाने के लिए आइए, और बहुत ही अच्छे कलाकार बाहर से आए हुए थे यहाँ पर गाने के लिए, और उन्होंने कहा कि एक महफ़िल है, गज़ल महफ़िल है, आप हमारे साथ आइए, बजाइए। तो 2002 की वो 30 तारीख की का दिन मैं भूल नहीं पाता हूँ, मार्च 30, 2002। और मैं तबला बजा रहा था, और बीच में 1-2 बार रात को 10 बजे थे, 10 साढ़े 10 बजे थे, और मेरे फ़ोन की घंटी बजी, तो देख नहीं पाया, क्योंकि उसको मैंने बंद किया हुआ था। और बीच में थोड़ा-सा इंटरमिशन हुआ कि आर्टिस्ट एक चेंज होना था, और मैं बैठा हुआ था, स्टेज पर बैठा हूँ मैं। तो मैंने फ़ोन उठाया, देखा कि मेरे बड़े भाई साहब दिल्ली से, उन्होंने मुझे कॉल किया हुआ है। तो मैं नहीं उठा पाया, तो मैसेज छोड़ा उन्होंने। मैंने बैठे-बैठे मैसेज चेक किया, और आप सोच नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद मेरा रोना शुरू हुआ, और मैं तबला बड़ी मुश्किल से, उसके बाद मैंने 2 घंटे तबला बजाया। आप सच जानिए, वो मैसेज था कि मेरे उस्ताद साहब दुनिया से चले गए हैं, ये भाई साहब का मैसेज था। ओह! ओह, आप सोचिए, यस। आपने जो बात कही कि शो मस्ट गो ऑन, मैंने उसके बाद 2.5 घंटे तबला बजाया है, वो रोते हुए उनके साथ, क्योंकि मुझे बजाना था और मैंने वो ज़िम्मा लिया हुआ था। मतलब सारा कुछ दिमाग में वो भी चल रहा है, और वो मेरे वहाँ उस्ताद साहब दिल्ली, सॉरी, जयपुर में उनका इंतकाल हो गया। मेरा अभी भी हुँ, गला बड़ा है। तो आप हुँ। सोच सकते हैं कि मतलब हम लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल वाली है। हमें वो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि हम किसके लिए क्या करने आए हैं, और हमारे साथ जो हो रहा है। आप कितने हुँ। परेशान होइए, आप एक्टिंग में जाएँगे, तो आप बिल्कुल अपने आप को उनके साथ जस्टिफ़ाई करने के लिए अपने रोल को आपको वो करना पड़ेगा। तो अली भाई ये बताएँ बिल्कुल सही कहा। अली भाई ये बताएँ कि आज की जनरेशन में आपको कौन से एक्टर्स लगते हैं जो वाक़ई में बहुत अच्छे हैं और जिनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस है? स्क्रीन प्रेज़ेंस बहुत कम लोगों की होती है। आजकल डिजिटल का ज़माना है, मेकअप-वेकअप सब लीपापोती हो जाती है। तो जिसे आपके जिसे रियल हिसाब से कलाकार आजकल आप कह सकें। रियल कलाकार जिनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो, हीरो, हीरोइन बोथ एक्ट्रेसेस में से कौन आपको लगता है 3-4 जो बहुत अच्छे हैं? नवीन देखिए, भाई, 2-4 एक्टर जो शुरू में बड़े नेचुरल लगते थे, हुँ, जैसे कि जितेंद्र जी, हुँ, चाइनीज स्टार, हुँ, डांसिंग स्टार, जो भी कहिए। हुँ, धर्म जी, आज भी माशाल्लाह क्या बात खूबसूरत। बच्चन साहब, हुँ। है ना? कि अगर ये बगैर मेकअप भी हैं, तो इनकी सुप्रीम जो एक, सुप्रीम है। यस, तो ये लोग अब आज के ज़माने में तो जो भी हैं, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, ऑफ कोर्स ये तो चार्मिंग स्टार हैं ही, और इनको इनकी दीवानगी तो आज ऑल ओवर कंट्री में है। लेकिन ये जो पहले के जो लोग थे, विनोद खन्ना जी, एक क्या बात, लगता था कि वाह! एक दम है। है ना? क्या बात है, पर्सनालिटी में। जब मुझे याद है कि मैं अपने शहर गया में 7 टाइम्स देखी थी मेरा गाँव मेरा देश। मेरा अरे देश, क्या मेरे बात! धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जी की जो जोड़ी थी, जी, जी, मार हुँ, दिया जाए कमाल। कि छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया वो जाए। जो फिल्म, उसकी जो डायलॉग बाजी, और वो जो टीका विनोद खन्ना जी को जो टीका ब्लैक है, और वो ठाकुर का वो ड्रेस, वाह! ऐसा लगता था, सुनील दत्त साहब, लगता था कि रियल में डाकू है तो डाकू हुँ, है ना? अगर इस फिल्म को देखा जाए तो ये जमाने के, अब उसके पहले तो और ऊपर जाइए तो भाई अपने दिलीप साहब हुए, राज कपूर साहब हुए, देवानंद जी, एवरग्रीन एवरग्रीन। एवरग्रीन। उनके पास बैठते, और मैं अक्सर उनके पास जाके बैठता था। उनकी जो हमने जो ये जो स्टाइल था, राजेश खन्ना जी, काका जी को मैं लेके यहाँ से एक फंक्शन में कलकत्ता गया, और कलकत्ते से मुझे जाना था देवघर। हुँ, अभी उनके इंतकाल यानी उनके डेथ से तकरीबन 4 साल कबल, जो कैंसर बुरी तरह उनको जकड़ लिया था, तो मैं उनके साथ एक शो में गया था, और जो उनकी स्टाइल, उनके बात करने का वही अंदाज,
फोटो भी खिंचवाएंगे तो ये तो ये उस जमाने के जो लोग थे उन्होंने अपनी एक अदायगी से एक जो राज किया कई सालों तक। देव साहब समझ गया मैं एक अंदाज था वो। उनके पास बैठते, अली इस बार तो मैं तुमको काम नहीं दूं लेकिन नेक्स्ट फिल्म में मैं तुम्हें काम दूं। वो सब चीजें आज भी याद है। आज के भी लोग बड़ी मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और आज के जो यूथ हैं, जो नए यंग जनरेशन के जो हीरो हीरोइन हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन है, इतना जो है उसके हिसाब से पहले के ज़माने में गिने चुने एक्टर होते थे, गिनी चुने फिल्में बनती थी, तो वो बात नहीं थी। आज सब माहौल ही पूरा पैटर्न चेंज हो गया। और जरिया भी बहुत है, सिर्फ फिल्म ही नहीं है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म हो गया, OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, तो ये है। तो दुनिया तो भर लोगों की को काम भी मिलने लग दोनों गया, लोगों को काम मिलने का जरिया बहुत हो गया। पहले के जमाने में एक दूरदर्शन का एक चैनल होता था, मुझे याद है कि मैंने एक पहला सीरियल किया था राजश्री प्रोडक्शन का, जिसका टाइटल था 1 2 3 4। उसके बाद में एक सीरियल शुरू हुआ था BR कैंप का, चोपड़ा साहब, जो पुराने चोपड़ा साहब थे, BR चोपड़ा, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बहादुर शाह जफर। अशोक कुमार जी जो थे वो उन्होंने टाइटल रोल किया था। और जो उनके साथ थ्रू आउट है कोतवाल का कैरेक्टर, चूंकि पहले के ज़माने के लोगों की परख होती थी, उन्होंने ऐसे देखा, अरे इसमें अली फिट है, अली को बुलाओ। ये तो कोतवाल के रोल के लिए अशोक कुमार जी के साथ थ्रू आउट मैंने रोल प्ले किया था। अशोक कुमार जी के साथ एक कोतवाल होता है जो मैं थ्रू आउट। तो जबान, तलफ्फुज, डायलॉग की अदायगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है इसकी जो बुनियाद एक जबान है, तलफ्फुज है, उर्दू है, इसका बड़ा मायने है। आज भी हमने देखा है, हम जैसे एक फिल्म की थी मैंने राजेंद्र कुमार जी के साथ, तो वो उर्दू में डायलॉग लेते थे। राजकुमार कोहली बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने उनके साथ 2-3 फिल्में की है, वो उर्दू में डायलॉग लिख के देते थे। तो ये लोग जो है, धर्म जी उर्दू में डायलॉग मांगते थे। तो माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री, जबान जो है ना, सारा खेल तो तलफ्फुज का है ना। करेक्ट। बड़े बड़े सिंगर को मैंने देखा, जैसे कि उदित जी, कुमार शानू जी, जनरल बात कुछ होती है, लेकिन जब वो गाना गाने लगते हैं, उनका तलफ्फुज देखिए, उनकी अदायगी देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। कहीं से भी नहीं लगेगा कि किशोर दा, कहीं से भी नहीं लगेगा आपको कि बंगाली टोन है। जो चीज चाहिए वो चाहिए। लता जी, क्या बात है। 2-3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक साथ 2-3 एक साथ 2-3 एक साथ 2-3 वाह वाह। आपने थिएटर किया है, इंडस्ट्री का तलीख तजुर्बा, चुके एक जमाना मैंने इंडस्ट्री को दिया है। मैं ठीक है हीरो बनने आया था, कोई गॉडफादर नहीं था, कैरेक्टर रोल या विलन जो भी है। और माशाल्लाह जितने भी रोल मैंने किए, मैं समझता हूँ कि एक नाम आप लोगों की दुआ से इस इंडस्ट्री में, तो ये मालिक का बहुत बड़ा करम। क्या बात। आपने थिएटर किया है, आपने टीवी किया है और आपने मूवी की है। सो सभी की अपनी अपनी एक अलग जगह है, अहमियत है। आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आया काम करके और क्यों? देखिए, मैं जैसे जैसे हमारी शुरुआत हुई, मैं हर फिल्म में, चाहे वो बड़ी फिल्म होती थी, छोटी फिल्म होती थी, टेलीविजन के लिए छोटा काम होता था, बड़ा काम होता, मेरा जो मेरा डिवोशन होती थी, जो मेरी कोशिश होती थी, जो मेरी लगन होती थी, मैं पूरी पूरी रात उसमें खोया रहता था। मुझे कल ऐसे बोलना है, मैं जैसे बात करनी है, मैं मिरर के सामने, मैं पूरे जोश खरोश के साथ मैं तैयारी करता था। जब मुझे टीपू सुल्तान में, उसके पहले जब मुझे महाभारत में यक्ष का रोल दिया गया, सोचिए कितना मुश्किल काम होगा कि एक मुसलमान आदमी संस्कृत के डायलॉग 100 सवाल युधिष्ठिर से पूछता, उसके ऊपर कितने बड़े एक कितना बड़ा इम्तिहान है उसके लिए है। जिस महाभारत के डायलॉग को डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखा हो, कितनी बड़ी चुनौती है। तो अली खान अगर डायलॉग बोल रहा है तो कितनी बड़ी चुनौती है।
मैं टीपू सुल्तान तलफ़ुज़ जबान में कोई भी डायलॉग डिलीवरी में कोई चूक ना हो जाए। जब मैं मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली में लव कुश की रामलीला होती है, तो जब मैं वहाँ पे लव कुश रामलीला में रोल प्ले कर रहा था, विश्वामित्र जो गुरुओं के गुरु होते हैं जी। तो सामने राजनाथ सिंह जी बैठे हुए थे और डिफेंस मिनिस्टर थे मनमोहन पर्रिकर जी, जो गोवा के सीएम भी रह चुके हैं। मनोहर पर्रिकर हाँ, जिनकी डेथ हो चुकी है, मनमोहन पर्रिकर। तो वो स्टेज पे आए और मैं विश्वामित्र, यानी आप समझ सकते हैं गुरुओं के गुरु जो बोल रहा है स्टेज पे, और कितना डिफिकल्ट काम है ये। एक मुसलमान आदमी संस्कृत के डायलॉग लाइव पूरी दिल्ली नहीं पूरा दुनिया देख रहा। तो जब इंटरवल हुआ बीच में, वो स्टेज पे आया और मुझे ऐसे उन्होंने हक किया और मुझे गले लगाए, मेरी पीठ, बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत आप इतने अच्छे तरीके से जो अदायगी थी आपकी, और दाढ़ी वाड़ी गेटअप मेरी माशाल्लाह, दाढ़ी वाड़ी पूरा वेग आप किसी एंगल से ये नहीं कहेंगे, बिल्कुल मैं उसी तरीके से था। मेरे गले में, मेरे हाथ में माला। तो एक कलाकार चाहे वो रोल किसी भी तरह का हो, उसमें कोशिश ये होती है कि पूरा एफर्ट डालिए। जैसे मुझे याद है कि अशोक कुमार जी से कोई इंटरव्यू ले रहा था बहादुर शाह जफर के टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि सर जब आप इंटरव्यू जब फिल्मों में काम करते हैं तो कैसे तैयारी करते हैं? तो उनका जवाब था कि मैं कैमरे को सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ। अच्छा, अगर दुश्मन का मैं डट कर मुकाबला नहीं करूंगा तो ये मुझे हरा देगा। आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, थिएटर की हैं और टीवी शो किए हैं, कोई ऐसा लम्हा एक्टिंग करते वक्त आपको आया हो, टाइम आया हो जो आपके दिल को छू गया हो, कोई यादगार लम्हा जो हमसे आप शेयर करना चाहें? देखिए, जब मैं टीपू सुल्तान का एक शॉट है कि हैदर अली का चचाजाद भाई जो पूरी फैमिली को पोस पाल के बड़ा करता है जी, तो जब उसकी डेथ होने, सब उसकी छलनी हो गई, तमाम वो तीर से और तलवारों से जंग में वो जख्मी हो जाता है, जब मरने लगता है वो, तो जब मरते मरते ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल सन्न हो गया, मेरे डायलॉग क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं इतना उस एक्टिंग में खो गया था। और ऐसी मालिक ने ऐसी परफॉर्मेंस निकलवा के दी। और उसके 2 दिन कबल मैंने अपने फादर इन लॉ को वो बॉडी से प्लाज्मा दिया था। उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था बॉम्बे हॉस्पिटल। तो मैंने प्लाज्मा, आप समझ रहे हैं कितना डिफिकल्ट होता है प्लाज्मा बॉडी के अंदर से देना। और उसके वेरी नेक्स्ट डे मेरी शूटिंग थी और उस दौरान इतना बड़ा सीन, और सीन पे सेट पे अकबर खान साहब, संजय खान साहब और इंटायर मीडिया और ये कैरेक्टर और इतने सारे कैमरे और 150 से 200 लोगों की मौजूदगी में आप शूट कर रहे हैं और ये डायलॉग बोलना, और एक एक डायलॉग को जैसे मरते मरते आदमी कैसे बोलता है, रियलिस्टिक एकदम। जी जी जी। तो वो शॉट देते देते ऐसा लगा था कि वाकई में मर रहा हूँ। और जब वो शॉट हुआ और लोगों ने देखा और जो क्लैपिंग हुई, आई कैन नॉट से, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ अपनी तारीफ क्या करूँ। तो ये कभी कभी जब आप इसमें खो जाते हो ना, तो कुछ चीजें अपने आप निकल जाती हैं। You're truly an actor, Ali साहब. You're truly an actor. Ali साहब, where do you see your future? आगे क्या रोल्स हैं, क्या जा रहे हैं आप? विदेश की काफी यात्राएं करते हैं, स्टे परफॉर्मेंस करते हैं, तो where do you see yourself going from here? देखिए, अभी एज एन गेस्ट हम लोग का ज्यादा तो इसी पे चलता है। हमारी जबान में, उर्दू जबान में कहते हैं इसको मोहब्बतनामा। मैं उसी पे आ रहा था। मोहब्बतनामे पे आ रहा था मैं। ये समझाइए थोड़ा, मोहब्बतनामा, ये आप सीक्रेट आउट कर रहे हैं अमरजीत, ही इज लेटिंग आउट अ सीक्रेट ना, मोहब्बतनामा। तो इसी पे चलता है। अभी हम दुबई भी जाके आए, अभी फिर जाऊंगा अगस्त में, बातें चल रही है। तो अब चूंकि हमारे पास उतना ज्यादा काम नहीं है जो पहले काम था, और खास करके जब से ये कोरोना हुआ तो 3 साल के बाद 2 साल तो हम सब लोग घरों में बैठे रहे। जो कमाया तो उसको खा लिया, जो पैसे बैलेंस थे वो दवा में, इलाज में खत्म हो गए, सब उड़ गए। हाँ सब।
ये सच्चाई है, आपके ये कैमरे सबके के साथ सामने रखा है। हुआ है सर, ये सबके इसमें साथ कोई हुआ है। पर्दा नहीं है। नहीं, ये क्योंकि सबके साथ हुआ है। हाँ, सबके साथ हुआ, सबने अपना अपना लूज किया। हमने अपनी वाइफ को खोया, किसी ने बाप को खोया, किसी ने माँ को खोया, किसी ने बहन को खोया, किसी ने बेटे को, किसी ने भाई को। तो ये पूरी दुनिया इफेक्टेड थी, नॉट ओनली अली खान। मैं बहुत गमगीन हूँ, मेरी वाइफ चली गई, ठीक कह रहे हैं। मालिक की मसलियत, अल्लाह की मसलियत, और जिसकी जो मौत जैसे लिखी है उसको कोई नहीं टाल सकता, ये तो फैक्ट। तो अब चूंकि हम तो मेरा कोई फैमिली ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कोई मेरा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मेरी फैमिली में कोई था। हमारे कैरेक्टर लाइफ में ऐसा होता है कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, और ये सच्चाई है। तो अब ये है कि बम्बई में एक अच्छी रहाइश है, एक अच्छा मकान है, सब चीज है, गाड़ी घोड़ा है, तो ठीक है, वो चीज फॉर द टाइम एक मिनट अली साहब, मुझे कुछ किसी ने मुझे कोई बात बताई थी, और वो था कि शुरुआत आपने जुहू के 5 स्टार होटल में करी थी रहते रहते, और आखिरी में जुहू के 5 स्टार होटल में आपने रहना शुरू किया, बड़े लोगों के घर में भी रहे, अंत में अपना खार ईस्ट की झोपड़ी तक कैसे पहुंच गया, और फिर बाउंस बैक कैसे किया? देखिए, ऐसा हुआ कि जुहू में मैं एक 5 स्टार होटल में था, जब पैसे खत्म हो गए, झूठ झोपड़ी। हाँ, तो अब ये कि थोड़े बहुत पैसे थे जो गया लौटने के लिए। उस जमाने में टिकट बड़ी सस्ती थी, उस जमाने में 100-125 रुपए की सेकंड क्लास की ट्रेन की टिकट होती थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई अब जो 300-400 रुपए हैं, अब मैं लौट जाता हूँ। कट्टू ये हुआ कि सांता क्रूज स्टेशन के पास डबल डेकर की यहाँ बसेस चलती थी, उस जमाने में बॉम्बे में ज्यादा चलती थी, बेस्ट की बसेस। तो मैं ऊपर बैठ के नजारा मुंबई को देख रहा हूँ कि अब तो मैं इस शहर को अलविदा कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। अचानक मेरे एक दोस्त मिलते हैं, मेरे स्टेट के थे, मेरे होम टाउन के थे, तो वो एक शॉप में जॉब करते थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि भाई क्या बारे अली जी, आप तो क्या बात है, आपको देखा सुना आप इंडस्ट्री में आए हो, ये चर्चा हो गई थी। मैंने कहा भाई पैसे खत्म हो गया है, मैं गाँव लौट रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ VTS स्टेशन, वहां से टिकट लूंगा, चला जाऊँ। तो उन्होंने, मेरे पास खार ईस्ट में झोपड़पट्टी है, अब वहां रह सकते हो, हम 2 भाई रहते हैं। तो मैंने कहा इसका क्या होगा, रोटी सोटी। तो बोले कि जितने दिन आपका दिल लगे, 2 टाइम की रोटी मैं आपको दूंगा, एक सुबह मॉर्निंग की, रात की, दोपहर का आप देख लेना। मैंने कहा मैं संभाल लूंगा। अमरजीत सुन लो। तो वो कमिटमेंट हो गया। हाँ। तो उन्होंने मुझे ले आके अपने खार ईस्ट की झोपड़पट्टी में रखा, और मैं चूंकि इतना थक जाता था स्ट्रगल करके, तो खार ईस्ट की झोपड़पट्टी के बाजू में वॉशरूम वगैरह थे, टॉयलेट वगैरह थे, तो वहां से चूहे जो है वो आते थे, रोज मेरे पाँव को कुरेदते थे, और उस पाँव से खून निकलते थे। तो मैं सुबह उठूं, देखो मेरी उंगली से खून बह रहे हैं। अच्छा, उस जमाने में इतना ये नहीं था कि भाई चूहों ने काट लिया है तो टेटियस का वो उसका इंजेक्शन लो या डिटॉल लगाओ। हम लोग भी गांव खेड़े के थे, ठीक है जो होगा जो होगा उसमें वो अपना बासी थूक लगा के ठीक कर दिया। गांव में बोलते थे कट जा थूक लो। क्योंकि ये भी एंगल दर्शकों को सुनना चाहिए कि ये बहुत जरूरी है लोगों को, कि सब कुछ आसान नहीं है। बताए हमारे किसी को भी चूहा काट ले, अभी अस्पताल जाके भाग जाए और कम से कम 20 दिन तक उसको नींद ना आए कि चूहा ने काट लिया। नहीं, लेकिन क्या था नवीन जी, कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि चूहा सांप भी काटेगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ मैं यहाँ कुछ अचीव करने आया हूँ। ब्रिलियंट। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मरो या करो, तो डू एंड डाई। तो मैं इसलिए आया था यहाँ पे सर में कफन बांध के, कि बहुत बड़ा मेरे साथ ये था कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा वहां जाके। इतना लंबा चौड़ा आदमी, इतनी अच्छी पर्सनालिटी लेके आया है जी, इतना हट्टा कट्टा। लोग मुझे आप यकीन कीजिए कि लोग मुझे या तो पंजाबी कहते थे या ये कश्मीरी कहते थे। अरे ये लगता तुझे पंजाब से हो, आपकी बरादरी के जितने
वो अच्छा, एक बंडा स्टेशन के पास एक सरदार जी का ढाबा था, तो हम कुछ पैसे घर से मंगवाते थे, तो जो पैसे उनके पास जमा कर देते थे। अच्छा। और मैं हम लोग जाके पापा जी को कहते, पापा जी ये पैसे इसको रख लो, और हर महीने का हिसाब होता था। और उस ढाबे में धर्म जी ने, शत्रु जी ने, मनोज कुमार जी ने, राजेंद्र कुमार जी ने, ऐसे बड़े बड़े कलाकारों ने खाना खाया। वो ढाबा भी आज है, वो ढाबा बांद्रा भी? स्टेशन के पास ये ढाबा है। अच्छा। आज भी ये ढाबा, इसमें लोग यहाँ से, लोखंडवाला से, मेरे यहाँ से लोग जाते हैं, सैटरडे संडे को जाके खाना खाते हैं। 2 रोटी दाल मखनी और वो मक्खन लगा के, आप यकीन जानिए ऐसा लगता है कि मैं घर से भी अच्छा खाना खा रहा हूँ। और वो खाना खा के अली खान आज तक टिका हुआ। क्या बात। और बड़े बड़े कलाकारों ने वहाँ खाया। और हमारे जब मेरे पैसे ज्यादा उधारी हो जाते थे तो उनको जाके माफी उधार मांगते जब थे। भी लेकिन कोई आज उधार सैल्यूट, बोलता है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको सलाम करता हूँ। कितने दिनों तक बोले, ठीक है पुत्र बेटे, डोंट वरी, जब आएगा पैसे दे देना। कहा, और एक नहीं, हम 4-5 लोगों की टोली थी, और चारों पांचों हम खाते थे और मालिक का शुक्र करते थे। अब बांद्रा के सामने एक छोटी सी मस्जिद है, वहां नमाज पढ़ते थे, रेलवे क्वार्टर में रहते थे, और दोपहर में वहीं सो जाते थे। लोग हटाते नहीं थे, अरे नमाज पढ़ता है, छोड़ो कोई बात नहीं, सोया हुआ सोने दो। बहुत खूब। इस तरह से हमने काम अच्छा, किया। अली भाई, और लोगों ने भी आपकी कुछ लोगों को आप याद करेंगे जिन्होंने आपकी मदद करी ड्यूरिंग स्ट्रगल, या किसी ने दरवाजे बंद भी कर दिए हो मुंह पे? नहीं, एक दिन का वाकया ये है कि जब मैं यहाँ से खार ईस्ट से निकल गया, फिर कुछ काम मिलने लगे, फिर मैंने बांद्रा ईस्ट में एक रेलवे क्वार्टर की चाल, वहाँ भी उसमें उस जमाने में पहले रहते थे शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर। वो चाल, वो रेलवे क्वार्टर बड़ा मशहूर था जी। तो वो इतना लकी था कि जो भी यहाँ पे आया वो स्टार बन गया। तो उस चक्कर में मैंने वहां जाके रहना शुरू किया था कि शायद यहाँ से मेरी तकदीर बदल जाए। तो 200 रुपए पर मंथ थे वहाँ। तो वो पाटिल साहब करके थे, रेलवे वो उस मकान के ओनर। अच्छा। तो जब पाटिल साहब को 2 महीने में टालता गया, घर से पैसे आ नहीं रहे थे, पैसे तंगी थी, अपना खर्चा चलाना मुश्किल था, तो जब मैं 2 महीने से उनको टाल रहा था कि अरे पाटिल साहब पैसा जो है कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, फाइनली एक दिन उन्होंने मेरे सामान रेडी रखा। अच्छा, हम लेट पहुंचते थे कि वो सो गए होंगे, तब घुसेंगे, और उनकी बेटी या मेड उनकी दरवाजा खोलेगी और हम चुपचाप से सो जाएंगे, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भाग जाएंगे। लेकिन वो 10 बजे रात तक जगे हुए, चूंकि उनको मॉर्निंग में सवेरे 8 o'clock जाना होता था जॉब पे, लेकिन वो मेरे लिए 10 बजे तक रुके हुए थे कि बेटा तू आओ दिखाता हूँ। मैं पहुंचा, बारिश हो रही है, और मेरा दोनों बैग लेके वो खड़े हैं कि ये लो और जाओ। मैं वहां से बैग लिया, रेलवे स्टेशन पे आया, और मैं बहुत थक गया था और मुझे नींद आ गई। रेलवे के अधिकारी रात को 2 बजे आए और उन्होंने समझा कि यार कोई पैसेंजर है, ले आके मुझे रेलवे के लॉकअप में डाल दिया, स्टेशन के सामने। हाँ, लॉकअप में। अच्छा, आप क्यों यहाँ पे सोए और ऐसे वैसे चार्ज है, वो जो होता है कि मुझे लॉकअप। अच्छा, मुझे क्या था, लॉकअप की बड़ी बीमारी है, सब लॉकअप में डाल देते फटाफट। हाँ, वो लॉकअप में डाल दिया, एक कंबल दे दिया, बारिश हो रही है, ठंडी, मैंने कहा साहब एक कंबल और दे दो उड़ने के लिए। तो अब क्या था, मुझे भी रात को सहारा चाहिए था, वहां से निकाल दिए गए थे। सुबह अजान होगी तो मस्जिद में जाऊंगा, उनका मेहमान बन जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा तो कोई नहीं निकालेगा, कोई नहीं निकाले। फिर मेरा एक दोस्त था विजय हवलदार, अरे ये तो अली खान जी हैं, इनको क्या किया आप लोग? बोले नहीं, ये रेलवे स्टेशन पे वहां पे सोए हुए थे। तो फिर उसने मुझे वहां पे छुड़वाया। फिर से मैं बांद्रा गेटी गैलेक्सी के पास वेस्ट में आ गया, और उस जमाने में मनोज देसाई उसके ओनर थे, और उनकी सिफारिश से फिर मुझे मनोज देसाई जी के जो थिएटर है, सिनेमा हॉल, उसके पास मुझे एक रेलवे क्वार्टर मिल गया, और ये कड़ी जुड़ते जुड़ते उनके थ्रू फिर मैं खुदा गवाह में शामिल हुआ। कमाल है। एक मेरा टाइम ज्यादा नहीं लेंगे हम आपका।
एक मेरा एक सवाल था और अभी कल परसों ही सोच रहा था, क्योंकि जब आप टीवी खोलते हैं, टीवी तो नहीं, मैं अपने सेल फोन यूट्यूब। की बात कर रहा हूँ। जैसे आप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, या कुछ मूवीज के ट्रेलर्स, कुछ डायलॉग्स, कहीं कुछ वो देखने को मिलता है। आजकल अली साहब बड़ा प्रचलन में आ रहा है, या यूँ कहूँ कि ये या क्या क्या बीमारी लग रही है कि गाली-गलौच बहुत हो रहा है डायलॉग्स में। है ना? ओटीटी पे आप देखिए कि हर दूसरी फ़िल्म में आप बहुत ही ऐसे वाहियात डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं कि इसका जो कि हम परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते या सुन नहीं सकते। इतनी वाहियात मतलब डायलॉग डिलीवरी हो रही है और वो डायलॉग्स हैं। आप उनको कहाँ तक जायज़ समझते हैं कि भई हाँ, ये है तो कोई बात नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। और मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में इस तरीके की छोड़ दी, क्योंकि मैं एक फैमिली वाला हूँ। मैं कुछ ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ थिएटर में बैठ के फिल्म देखूं। जी, जी। और फिल्म सिनेमा जो लाइन है, ये बहुत एक ब्यूटीफुल है, बड़ी खूबसूरत लाइन है, और इसको बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो गाली गलौज, ये वल्गैरिटी। पहले के ज़माने में फिल्में बनती थी एक लिमिट में, सेंसर बोर्ड की जो एक हद होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी आज़ादी इनको मिल गई है कि इस तरह की फिल्में, खास करके जैसा कि आपने जिक्र किया ओटीटी पे जो लोग फिल्में इस तरह की बनाते हैं, कैसे सेंसर हो जाती है, इस पे रोक लगनी चाहिए। क्योंकि बहुत ये ज़्यादा गाली-गलौच हो रहा है। एक एज एन एक्टर, एज एन ऑडियंस, ये एक मैसेज जो है, एक तरीके से डिसास्टर है। ये एक तबाही है, ये एक हद पार करने वाली बात, ये नहीं होना चाहिए। अमरजीत भाई, हाँ। अमरजीत भाई, जरा एक अली भाई के लिए जाते जाते सुना दो यार, प्लीज। ठीक है। अली साहब, मैं आपको खान साहब लेकिन भाई, जनाब। मैं सच्ची ईमानदारी से एक बात कहना चाहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल। आप दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बड़ी सही है। और Thank जो भी you. मैंने देखा आपके जितने भी, चाहे वो कमलजीत जी के इंटरव्यू हो या अभी इनका जावड़ेकर साहब का मैंने देखा, माशाल्लाह क्या आप लोगों के सवाल जवाब। और ऐसा लग रहा है कि मैं कनाडा से नहीं बात कर रहा हूँ, आप लोग मेरे आसपास हो, ये मुंबई में जुड़े हुए हो। हमारा तो यही प्रयास रहता है कि लाइवली शो हो, मजेदार हो। तो जी, जी, थैंक नहीं यू भाई, वेरी मच अली आपका भी साहब, थैंक यू। माशाल्लाह एक बैकग्राउंड बताइए। आप उस बैकग्राउंड से हैं, इतनी बड़ी शख्सियत के आप पोते हैं। और बिल्कुल जी। चूंकि मीडिया एक ऐसी चीज है, सिनेमा लाइन एक ऐसी चीज है, जिससे उस जमाने में भी मुझे लगता है कि आपके दादा साहब, उनको भी प्यार था बीवी गिरी जी को, जी, जी। हम सबको, आपकी फैमिली को। ये बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ी खूबसूरत लाइन है। और हम लोग पेशे से, आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, लेकिन जो इसमें मजा आता है, जो हाँ, एंटरटेनमेंट की दुनिया में मजा आता है, बिल्कुल मुझे लगता है कहीं, कहीं और नहीं। चूंकि हमारी लाइन, हमारे लिए सब कुछ यही है। और यही। मेरी भी कोशिश है कि मैं आखिरी दम तक इससे जुड़ा रहूं। नहीं नहीं, 100%, यू विल गो अनदर 100 years. ऑल द बेस्ट अली भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो अमरजीत, मच। बहुत अच्छा लगा जी। मैं आपको एक कंपोजिशन सुना रहा हूँ, जो कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की है। तो ये उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की कंपोजिशन बहुत मशहूर कंपोजिशन है। ये क्या है, बात इसको है। इसको कहते हैं हिरन परन। इसका नाम है हिरन। हिरन काफी चीजें म्यूजिक की जो है वो नेचर से ली हुई हैं, हमारे आसपास जो होता है उनसे ली हुई हैं। तो ये है कि इसमें हिरन पहले दौड़ता है, उसके बाद छलांगे लगाता है। बहुत छोटी सी कंपोजिशन है, हिरन परन नाम है। देखिए। वाह, छोटी सी चीज है। क्या बहुत बहुत बात। शुक्रिया जनाब अली साहब। बहुत थैंक यू अच्छा वेरी लगा मच अली आपसे बात साहब, करके। गॉड ब्लेस, एंड आई जस्ट होप वी कीप सीइंग यू डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर। खूब आपको फिल्में मिले, आप तरक्की करते थैंक यू रहें। सो एंड मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू अली। लव यू।